हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम क्या है, स्टडी ऑफ गैस लॉ। और हाँ, गैस जो आप देखते हैं, बहुत सारे गैस सिस्टम जो है, गैसीय सिस्टम जो होते हैं, वो किस किस लॉ पर डिपेंड करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ गैस लॉ को। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर के बारे में जो भी आपको नॉलेज देने वाला हूँ, काफ़ी डीप नॉलेज होगा और जिससे आपको बहुत ही अच्छा से एग्जाम में हेल्प भी मिलेगा। तो चलो हम लोग लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ द गैस लॉ। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और आप स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ द गैस लॉ। तो मैंने आपको बताया था, गैस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। वो क्या बताया था? पहले ये मैं बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? तो मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आपने बोला था कि मैटर इज एनीथिंग। व्हाट इज द मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर दुनिया का हर चीज जो किससे मिलकर बना है, मैटर से मिलकर बना है। तो हाँ, तो आप एक चीज ध्यान रखना है, वो मैटर ध्यान रखना क्या हो सकता है, उसका स्टेट क्या हो सकता है, उसके स्टेट को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैटर जनरली एग्जिस्टिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैटर जो जनरली एग्जिस्ट किया करते हैं वो क्या करते हैं, तीन टाइप्स में स्टेट को डिवाइडेड करूंगा। ठीक है, पहला जो मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट। पहला जो मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट, कि मैटर जो जनरली एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। दूसरा मैं बात करता हूं कि मैटर जनरली एग्जिस्ट करता है वो लिक्विड भी हो सकता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं मैटर जनरली एग्जिस्ट इन गैस स्टेट। तो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में जो पढ़ना है वो गैसेस के बारे में पढ़ना है, मगर गैसेस का जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके प्रॉपर्टीज है, उसको क्या करना है, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग सॉलिड और लिक्विड को भी थोड़ा सा उसके बारे में भी समझना पड़ेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड में अगर बात करते हो, सॉलिड कोई भी सब्सटेंस सॉलिड क्यों होता है, मैं अगर बात करूं कोई भी सब्सटेंस सॉलिड क्यों होता है, तो ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आता होगा। क्या आप कभी सोचे हैं कि क्या ये सॉलिड जो है, मेरा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड हार्ड क्यों होता है? क्या कभी आप ये बात सोचे हैं कि लिक्विड जो होता है क्यों वो लिक्विड होता है ना, वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, हार्ड नहीं होता, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो लिक्विड टाइप में होता है। अगर गैस के बारे में बात करते हो तो गैस को आपको ध्यान देना, गैस को आप क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि मैटर गैसेस स्टेट में क्यों होता है, उसके एटम मॉलिक्यूल्स का अरेंज कैसे हुआ होगा, चाहे वो लिक्विड का बात करो चाहे वो सॉलिड का बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर सॉलिड का सॉलिडनेस, लिक्विड का लिक्विफाई एंड गैस का डिफ्यूज फॉर्म होने का मेन रीजन आपका क्या है, उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट आप ये ध्यान रखिए। तो पहले मैं अगर सॉलिड का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, तो आप क्या देखेंगे, ये आप देखेंगे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जो आप देख रहे हैं वो क्या है, बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। ठीक है, क्लोज होने के वजह से क्या होता है, ये सॉलिड क्या होता है, ये हार्डनेस होता है, सॉलिडनेस होता है। तो कोई भी मैटर सॉलिड होने का मेन रीजन क्या है कि सॉलिड के जितने सारे एटम्स होते हैं वो सॉलिड, चाहे वो एटम्स से मिलकर बना हो, वो सॉलिड चाहे वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, वो सॉलिड चाहे वो आयन से मिलकर बना हो, अगर उनके बीच में सेपरेशन नहीं हो, साथ ही साथ उनके बीच में सेपरेशन ना होने का मेन रीजन क्या है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स में, उनके उसके मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में, चाहे वो एटम्स के बीच में, वो जिससे मिलके बना है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रांग होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, वो हार्ड होता है। क्या होता है, वो हार्ड होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और उनके स्पेस नहीं होने का मतलब क्या है, बहुत सारे सॉलिड ऐसे भी होते हैं उनके बीच में सेपरेशन भी रहते हैं थोड़ा सा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वॉइड नहीं होते, एक दूसरे से टच रहते हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर वो हिल नहीं सकता, मतलब क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे फ्लो नहीं कर सकता, डिफ्यूज नहीं हो सकता। क्यों? उनके पास स्पेस नहीं है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं ये मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मैं अलग ये बात करूं, तो आप बोलेंगे सर ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स क्या है इनके बीच में, ये मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, ये एटम ये एटम ये एटम, अगर मैं बात करूं चाहे आयंस लीजिए चाहे वो एटम लीजिए, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत बहुत ही क्या है, हार्ड है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स फ्री मूव नहीं कर सकता।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, चाहे दो आयंस के बीच में, चाहे दो एटम के बीच में, अगर मान लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो सॉलिड नेचर का होगा। वो मैटर किस, वो सब्सटेंस वो किस नेचर का होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है, मैटर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स या टू मॉलिक्यूल्स या टू आयंस वेरी स्ट्रॉन्गर। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि दो एटम के बीच में या बहुत सारे एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा होने की वजह से इसका इसका नेचर कैसा है, सॉलिड एंड हार्डनेस नेचर का है। अगर हम दूसरा तरफ अगर बात करेंगे तो आपको पता है लिक्विड जो होते हैं वो लिक्विफाई होने का मेन रीजन यही होता है। कोई भी अगर मैटर बात करते हैं वो लिक्विड स्टेट में रहने का ये रीजन हो सकता है कि उनके उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है, फ्रीली मूव करते रहते हैं। थोड़ा सा उतना उतना ज्यादा भी नहीं मूव करते, इतना वो मूव करते हैं कि क्या होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उतने ज्यादा भी नहीं होते हैं, उतना स्ट्रांग भी नहीं होते या उतना वीक भी नहीं होते। इतना होते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, कुछ सर्टेन एरिया तक उसको क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है। जैसे जैसे मैं अगर बात करूं, इस मॉलिक्यूल्स का अगर देख लीजिए, इस मॉलिक्यूल्स को देख लीजिए या इस मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स को देख लीजिए, वो अपने 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 इस एरिया को, इस वॉल्यूम को ही सिर्फ ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स एस्केप करके यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल एस्केप करके यहाँ आ गया। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हर मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं है, मतलब उतना वीक भी नहीं है, इतना फोर्स है उसके पास जो क्या है, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके वो कैरी कर सकता हो। तो आप क्या देखे, कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में रहने का मेन रीजन क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उतना ज्यादा भी नहीं है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट, या उतना वीक भी नहीं है एज कंपेयर टू द गैस स्टेट। इतना इन दोनों के इंटरवल के बीच में रहता है कि क्या एक सर्टेन वॉल्यूम अपने मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, कुछ डिस्टेंस तक वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। एज ए एग्जांपल फॉर वाटर, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स अगर देखते हैं, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स आप जमीन में रखें, क्या उसके मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे से क्या बिखर जाते हैं? नहीं। डिफ्यूज होते हैं? नहीं। वो एक सर्टेन एरिया तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं। इससे ध्यान रखना, मैटर अगर जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा भी नहीं होते और उतना वीक भी नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा फ्री होते हैं, ज्यादा फ्री नहीं होते हैं। इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके बीच में सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा है लिक्विड के कंपेयर में, इसलिए वो सॉलिड के कंपेयर में, इसलिए वो लिक्विड स्टेट के फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर थर्ड में एग्जांपल बात करूंगा गैसेस का, अगर गैसेस का एग्जांपल देखे तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है, मूव करने का मेन रीजन क्या है, हम बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स में सेपरेशन ज्यादा होता है, और ड्यू टू द सेपरेशन के वजह से शायद हम ये बात बोल सकते हैं कि ये फ्रीली एक दूसरे के ऊपर में इंडिपेंडेंट रह के एक दूसरे से फ्रीली मूव करते रहते हैं। मतलब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट ही नहीं करता। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं करता तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रख सकते, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि मैटर एग्जिस्ट, जनरली एग्जिस्ट थ्री स्टेट। वन इज द सॉलिड स्टेट, व्हाई? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर strong intermolecular force of attraction, strong intermolecular force of attraction। ओके, बात समझ में आया? और ये क्या होता है, ये क्या होता है, लेस होता है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साथ ही साथ इसमें देखेंगे ये क्या बोलेगा, इसमें वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम ऐसे बोल दे, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फिर इसके बाद लिक्विड का, फिर इसके बाद गैसेस सब्सटेंस का। तो शायद आपको ये बात अच्छे से
क्या हुआ, क्लियर हो गया कि हाँ कोई भी मैटर जो होते हैं वो मैटर तीन स्टेट में क्यों रहते हैं, और उनके अगर रहने का मेन रीजन क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द सेपरेशन। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आया, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट के बारे में इंडिविजुअली मैं बात करता हूं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट, अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है तो आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सॉलिड हैज अ डिफिनिट मास। क्या सॉलिड के पास डिफिनिट मास होता है? डिफिनिट का ये मतलब होता है क्या अपना उसका खुद का मास है, क्या उसके पास अपना खुद का मास होता है, क्या उसका मास क्या कहीं ना कहीं कुछ वेट फॉलो करता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बात बोल दे कि सॉलिड के पास एक डिफिनिट मास होता है, उसका खुद का अपना एक मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, ये आपका क्रिस्टल है, मान लीजिए सॉलिड का एक क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल जो आप देख रहे हो इनमें बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस मिलकर आपस में क्रिस्टल का फॉर्म किए हैं। बड़े बड़े जो देख रहे हो स्ट्रक्चर वो क्रिस्टल है, मान लो क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल को अगर से ध्यान से देखो, इसके मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज है, बहुत ही क्लोज है ना। अगर तुम अच्छे से ध्यान दो, इनके मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। देखिए इनके मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, सेपरेशन देख रहे हैं ना, बहुत ही ऐसा लग रहा है पूरा टच है। तो अगर बात देखें ये अगर मॉलिक्यूल्स अगर टच है तो फिलहाल हम ये बात बोल सकते हैं कि सॉलिड के पास क्या डिफिनिट मास है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कहीं एटम या मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयन से मिलकर बना हो ये क्रिस्टल, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए 100 ग्राम का होगा, अगर ये 100 ग्राम का है मान लीजिए ये 5 kg का होगा। कहीं ना कहीं हम ये बात करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ अपना एक मास है, खुद का एक मास है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे, क्लियर है? ओके, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसका एक अपना खुद ना खुद क्या होता है, मास होता है, उसका डेफिनेट मास होता है। तो फिलहाल आपको कभी भी अगर कोई स्टूडेंट पूछे या कोई भी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको अगर बोलेंगे कि क्या सॉलिड का कोई डेफिनेट मास होता है, तो आप बोले यस, कहीं ना कहीं उसका कुछ कुछ ना कुछ उसका मास होगा, चाहे वो किसी भी मैटर से मिलकर होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी सब्सटेंस से मिलकर बना हो, चाहे वो एटम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसका डेफिनेट एक मास होता है ना। इसको अगर आप इसको मेजर करेंगे तो आप बोलेंगे कहीं ना कहीं इसका वेट होगा। अगर वेट मेजर कर पा रहे हो तो मतलब उसका मास भी मेजर कर पा रहे हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो अब सेकेंड पॉइंट अगर ये हम देखना चाहते हैं, सॉलिड हैव द डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड हैव द डिफिनिट वॉल्यूम। अगर बात करते हो क्या सॉलिड का अपना एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, अपना एक खुद का वॉल्यूम होता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ सॉलिड का सर अपना एक खुद का एक वॉल्यूम होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं मान लूं ये पूरा मेरे पास, अगर मान लो मेरे ये पूरा अगर स्पेस है, इस पूरे लैब में अगर कंप्यूटर में देख रहे हो ये पूरे स्पेस में स्क्रीन नजर आ रहा है, और मैं बोलूं कि आप ये जो आप सॉलिड देख रहे हो ये कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया स्पेस का पूरा, तो आप क्या बोलेंगे, ये वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाई किया, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया पूरे सिस्टम का। देखो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो क्यूब आप देख रहे हो, ये जो सॉलिड स्टेट जो देख रहे हो, ये सब्सटेंस जो देख रहे हो, ये क्रिस्टल देख रहे हो, ये क्या है, एक पूरे सिस्टम का पूरा टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब ये बात बोलना जरूरी होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर मास है तो वो अगर सॉलिड स्टेट का है तो वो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ही होगा, वो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ही होगा। सॉलिड है, उसके पास अगर मास है, उसका डेफिनेट मास है, तो कहीं ना कहीं कुछ अपना कुछ ना कुछ थोड़ा नहीं थोड़ा अगर होगा, अगर बोले स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मगर उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो अगर वो डेफिनेट मास है तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? क्लियर है? ओके, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर तरफ बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप। सॉलिड हैव द डिफिनिट शेप। तो आप ये बात बताइए कि सॉलिड का खुद का अपना एक शेप भी होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर सॉलिड का अपना खुद शेप है। आपको ये कैसा लग रहा है बताइए, ये कैसा शेप है? ये आपका क्यूब शेप है। कैसा है? क्यूबिक है। मैं इसको अगर ऐसे बना दूं, मैं अगर ऐसे बना दूं तो आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है? एक क्यूब है। तो कहीं ना कहीं सॉलिड का एक अपना एक क्या होता है, शेप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर लूं, ये अगर मान लूं मैं एक बॉब बना दे रहा हूं, एक स्फेरिकल बनाओ, ठीक है। ये स्फेरिकल जो देख रहा है ये कैसा है? एक सॉलिड है, ठीक है। अगर ये सॉलिड है, इसका कहीं ना कहीं अगर इसको वेट मशीन करिएगा तो कहीं ना कहीं इसका आएगा 10 ग्राम आएगा, कहीं ना कहीं छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट मास भी है, शायद इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर ये सॉलिड है उसके पास डेफिनेट मास भी होगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, और साथ ही साथ डेफिनेट शेप भी होगा। तो बताइए आपको ये बात क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैं बताया था आपको कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, बहुत सारे क्या बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड करते हैं और जो काफी स्ट्रांग होते हैं। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लार्ज होता है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसलिए वो क्या है, सॉलिड स्टेट है। ओके, मैं अगर बात करूं फिफ्थ नंबर पॉइंट में, द सॉलिड हैव द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द सॉलिड हैव द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने आपको अभी बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा जब उसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो आप क्या बोलेंगे, उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा है। ओके, तो ये रहा मेरा सॉलिड का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सॉलिड होने का मेन रीजन आपको समझ में आ गया, उसका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप भी होता है, साथ ही साथ दो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो एटम के बीच में डिस्टेंस जो मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही क्लोज होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करने जा रहा हूं क्या, बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा मेरे पास, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमको देखना है कि लिक्विड हैव द डेफिनिट मास। क्या लिक्विड के पास अपने एक डेफिनिट मास होता है, हाँ या ना? आप सोचिए, क्या लिक्विड के पास अपना डेफिनिट मास होता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, लिक्विड के पास अपना एक डेफिनिट मास होता है। फॉर एग्जांपल, आप वाटर को ग्लास में लीजिए, वाटर को ग्लास में लीजिए, तो और वाटर को अगर आप मेजर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ मास है। जैसे मान लीजिए अगर वेट करूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 100 ग्राम होगा, मान लीजिए एक ग्लास वाटर में। ठीक है, आप कभी लेने जाते हैं, आप कभी अगर मिल्क लेने जाते हैं, मिल्क इज द लिक्विफाई, लिक्विड होता है, तो मिल्क लेने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, 1 लीटर हमको मिल्क दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, दूध वाले क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं और वो मेजर करके 1 लीटर आपको मिल्क देते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं मिल्क का एक मास है। क्या आप मिल्क को जब उठाते हैं टिफिन में, तो आप क्या बोलेंगे, जिस कंटेनर में आप मिल्क ले रहे हैं, क्या आपको भारी लगता है? तो कहीं ना कहीं उस मिल्क का मास होता है। ठीक है, अगर उसके पास मास है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, उसका अपना एक वॉल्यूम भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर मान लीजिए एक कंटेनर में, मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर में, आप जो ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास में अगर मान लीजिए आप पानी ले रहे हैं, तो पानी कितना ले रहे हैं, मान लीजिए हाफ ले रहे हैं। अगर हाफ ले रहे हैं तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या, पूरा ग्लास का वॉल्यूम कितना होगा, बताइए ग्लास का वॉल्यूम कितना होगा, ये पूरा ग्लास का वॉल्यूम होगा ना। देखिए मैं बात कर रहा हूं गिलास का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपका पूरा गिलास का वॉल्यूम होगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं वाटर कितना ऑक्यूपाई कर रहा, वाटर देखो ग्लास का हाफ ऑक्यूपाई कर रहा वाटर। अगर ये हाफ ऑक्यूपाई कर रहा तो बताओ वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, वाटर का वॉल्यूम होगा, अगर मान लो पूरा ग्लास का वॉल्यूम V है, तो वाटर का कितना होगा, V/2। हाफ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, फील है। तो इन केस हम ये बात बोल सकते हैं कि मेरे गिलास में जो वाटर है उसका कहीं ना कहीं उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि कोई भी मेरे पास अगर लिक्विड है तो उसका एक डेफिनेट मास होगा, साथ ही साथ वो डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। मगर ये बात हम नहीं बोल सकते कि उसका शेप के बारे में, क्या उसका शेप डेफिनेट होता है? तो आप क्या बोलेंगे, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड के पास क्या होता है, अपना खुद का एक शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है देख रहे हैं, वो बहुत क्या होता है, थोड़ा सा अपार्ट होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जो एक सिस्टम को शेप दे सके। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा, इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये थोड़ा सा वीक होते हैं। और वीक होने की वजह से ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा क्या होता है, मोशन में हो जाते हैं, थोड़ा सा मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका शेप क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर बात बताऊं, अगर मैं बोलूं कि ग्लास और वाटर में मैंने अगर मान लीजिए वाटर रखा है, तो अगर ग्लास और वाटर में जो मैंने वाटर रखा हूं, तो बताइए ये जो वाटर आप देख रहे हैं, ये जो वाटर देख रहे हैं, ये वाटर सही से बताइए इसका शेप क्या है, बताइए इसका शेप क्या है, बताइए रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ऐसे बोल दीजिए। अगर वही मैं कंटेनर अगर मान लीजिए अगर मैं स्फेरिकल रखता, मैं अगर कंटेनर स्फेरिकल रखता और उसमें अगर हाफ कंटेनर मैंने अगर वाटर भर दिया, तो बताइए अगर मैं पूरा फुल भी कर दिया, चलिए बताइए वाटर का शेप क्या होगा, वाटर का शेप क्या होगा मेरे पास, बताइए स्फेरिकल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वाटर का शेप ना होने ये रीजन बताता है क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्लोज टू वेरी ईच अदर, उतना क्लोज नहीं है, क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर बट फॉर एज अ कंपेयर टू द सॉलिड, मतलब उतना ज्यादा भी क्लोज नहीं है जो कि सॉलिड के कंपेयर में मैं बात कर रहा हूं। जिसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर बीच में सेपरेशन होने का मतलब यही है, लिक्विड हैव द कंप्रेसिबिलिटी लेस फोर्स देन द क्या है, सॉलिड। मतलब हम बोल सकते हैं लिक्विड के पास कंपैरेटिवली लेस फोर्स है, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में।
मगर हम ये बोल सकते हैं सॉलिड के कंपेयर में उतना ज्यादा फोर्स नहीं है, गैस के कंपेयर में उससे क्या है, थोड़ा सा क्या है, स्ट्रांग फोर्स है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को एक वॉल्यूम शेप मिलता है। शेप नहीं मिल पाता बट वॉल्यूम मिल पाता है। शेप तो आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसमें क्या कर लेगा, वो ऑक्यूपाई करके उस शेप को आपको दे देगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे, जिसकी वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि लिक्विड जो आपको नजर आ रहा है उसका क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, साथ ही साथ मेरे पास क्या होता है, नॉट डेफिनेट सा, मतलब उसका शेप नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, गैसेस सब्सटेंस। एक गैसेस सब्सटेंस अगर बात करते हो, जो भी सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखना है तो हम लोग इसी चैप्टर के अंदर में गैसेस स्टेट के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। तो अब आप गैस स्टेट के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप जो सॉलिड और लिक्विड के स्टेट को आप रिलेट कर सकते हो गैसेस के बारे में। जब आप गैसेस के बारे में पढ़ोगे तो आप सॉलिड लिक्विड के साथ आप उसको रिलेट करोगे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि जैसे अभी आप बात करें गैस हैज द डेफिनेट मास। अगर गैस क्या है, गैस के पास डेफिनेट मास होता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस सर गैस के पास एक डेफिनेट मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेंडर बात कर रहा हूँ, एक गैसेस सिलेंडर जब आपके घर में आता है तो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, 15.9 केजी अप्रॉक्स आपका लिखा होता है, 15.9 केजी या 14.9 जो भी आपका वो होगा लिखा हुआ होगा, उसका मास कितना है वो आपको लिखा होगा उस सिलेंडर के ऊपर में। तो जैसे आप सिलेंडर को जब उठाते हैं तो क्या आपको भारी लगता है, जब आपके घर में न्यू आता है तो आपको लगता है ना भारी है वो। मगर जैसे वो सिलेंडर जब 1 महीना बाद या कुछ मंथ के बाद अगर वो खत्म हो जाता है, जब उस सिलेंडर को जब आप उठाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो आयरन का जो लोहा का जो वो आपका सिलेंडर है, वो सिर्फ उसका वॉल्यूम वो आपका मास नजर आता है, जो आपको भारी नजर आता है। देखते हैं सिलेंडर का क्या होता है, हल्का हो जाता है, लाइटर हो जाता है। मेन रीजन क्या है, वो सिलेंडर में से जितने सारे गैस है आपने यूज कर लिया है। तो आपको ये बात तो प्रूफ हो रहा है गैस के पास कहीं ना कहीं डिफिनिट मास है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि गैस का वेट कितना है। बात समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स अगर देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल्स को पकड़ के नहीं रख सकता है। इसलिए हर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से वो फ्रीली रैंडम मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं। अब वो क्या करते हैं, पूरे कंटेनर को क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो बताओ, मैं डिफिनेशन देता हूं, वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या होता है, बताइए वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर मान लो एक ऐसा सब्सटेंस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो बताइए गैस को अगर आप लीक करेंगे, गैस को आप छोड़ेंगे, तो बताइए गैस सब्सटेंस आपका होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। जब पूरे रूम में फैल जाएगा तो गैस पूरे रूम में फैल जा रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बताओ क्या बोल सकते हैं, जो मेरा रूम का वॉल्यूम है वही मेरा गैस का वॉल्यूम है। वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरे रूम में फैल चुका है। तो इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं, क्या गैस के पास अपना एक वॉल्यूम होता है, नो, गैसियस डू नॉट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, गैसियस डू नॉट हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का अपना खुद का वॉल्यूम नहीं होता। बात समझ में आ रहा कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करना चाहूंगा, आप समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास, अगर मान लीजिए गैस के पास अपना एक वॉल्यूम नहीं होता, मान लीजिए ये रूम आपका, मान लीजिए एक बड़ा साइज का है और मान लीजिए एक छोटा साइज का मैं रूम ले रहा हूँ या कोई भी सिलेंडर ले रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर टाइप का। मान लीजिए इसमें आप गैस को फिल कर दिए, जैसे आप गैस को फिल करिएगा सेम अमाउंट ऑफ गैस, सेम अमाउंट ऑफ गैस, मान लीजिए 5 ग्राम ऑफ गैस इसमें फिल किए, इसमें भी 5 ग्राम ऑफ गैस फिल किए, मगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से, रैंडम मौसम में फिल करने की वजह से, जैसे मैंने इस गैस को कंटेनर में फिल किया, ये गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया। तो बताइए, मान लीजिए गैस का वॉल्यूम मान लीजिए ये V है, मान लीजिए कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V है, तो बताइए गैस पूरा तो ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो गैस का भी वॉल्यूम कितना होगा, V वॉल्यूम होगा। अब बात करिए, ये वॉल्यूम आपका हाफ है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V/2, देखिए उससे छोटा है। तो बताइए इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, बताइए इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना, V है, तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, V कर लिया। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब कोई भी गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पूरे कंटेनर को फिल कर देगा। तो बताइए गैस का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, ठीक है, कितना है, V है, V ऑफ गैस में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए वही ग्राम, सेम अमाउंट ऑफ गैस मैं इसमें फिल किया, तो बताइए अब क्या होगा, ये पूरा फिल हो जाएगा कंटेनर के अंदर में। जैसे फिल हो जाएगा तो इस कंटेनर का वॉल्यूम अब था V/2, मतलब उससे हाफ था। तभी भी मैं सेम अमाउंट ऑफ गैस में इसमें फिल किया तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो गया, पूरे मॉलिक्यूल्स रूम में फैल गए, पूरे कंटेनर में फैल गए। तो आप क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V/2। तो बताइए गैस का सेम अमाउंट में दोनों कंटेनर में मैंने फिल किया, गैस का अपना कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कभी V है कभी V/2 है। मतलब इससे ये बात हम बोल सकते हैं गैस का अपना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता बट मास होता है।
ओके, बात समझ में आया क्या बोल रहे? अब मैं बात करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में अगर ध्यान देखिए क्या बोला है, गैस डू नॉट हैव द डेफिनिट वॉल्यूम। गैस डू नॉट हैव द डेफिनिट वॉल्यूम, तो बताइए गैस के पास डेफिनिट शेप भी नहीं होता, डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता, तो गैस डू नॉट हैव द डेफिनिट शेप, शेप भी नहीं होता। शेप क्यों नहीं होता? वही बात कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, निग्लेजिबल होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रैंडम मौसम में क्या होता है, मूव करने लगता है, साथ ही साथ पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। जिस शेप का कंटेनर है उस शेप को वो क्या करता है, पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, उसका शेप को क्या करता है, वो क्या कवर कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोल रहे? तो इससे ध्यान रखना, गैस का कोई अपना शेप नहीं होता। कभी सिलेंडर करो तो सिलेंड्रिकल में क्या करेगा, कवर कर लेगा, है ना? पास में क्या बोले, जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में का शेप को वो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आपका जो शेप है मेरा भी वही शेप होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताना चाहेंगे, जैसे मान लो अगर यहीं पर मैं अगर बात करूं, मैं यहीं पर अगर बात करूं तो बताओ, अगर मैं कंटेनर, अगर मान लो कंटेनर अगर सिलेंड्रिकल नहीं लेके स्फेरिकल ले रहा हूं, तो अगर मैं स्फेरिकल ले रहा हूं तो बताओ ये गैस का मॉलिक्यूल अगर सेम अमाउंट में रखेंगे तो क्या होगा, ये गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, पूरे कंटेनर फैल जाएगा। तो अब बताइए मेरा गैस का मॉलिक्यूल पूरे सिस्टम में फैल चुका है, तो पहले ये बात बताइए इस गैस का शेप क्या होगा, बोलिएगा स्फेरिकल। मेन रीजन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज फॉर लार्जर देन द सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के जो बीच में सेपरेशन होते हैं वो सॉलिड एंड लिक्विड कंपेयर में ज्यादा होते हैं। पास में आया, जिसकी वजह से हम ये बात हम बोल सकते हैं क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस गैस क्या बोलोगे, इज नेग्लिजिबल। दो गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आप देख रहे हो बहुत ही नेग्लिजिबल है। कैसा है, नेग्लिजिबल है। बात समझ में आया क्या बोल रहे? तो इसलिए ध्यान रखने वाला बात है, ये ध्यान रखने वाला बात है कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस गैसेस स्टेट में क्यों रहता है, आपको ये बात समझ में आ गया। सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, आपको ये बात समझ में आ गया। लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ मैं अगर बात करूंगा, ठीक है, सारे पॉइंट को आपको समझ में आ गया कब क्यों गैसेस सिस्टम गैस को फॉलो करता है, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में कब होता है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में क्यों होता है, सबके बारे में मैं आपको सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक जगह में करके बता दिया। आपको शायद आई होप बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होगा, अच्छे से इस बात को आप समझिए और अच्छे से इसको उतार भी लीजिए। मैं जो अभी इसको मिटाया इरेज किया हूं, आप उसको वीडियो को उससे पहले पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके, बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे? ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। जाते जाते एक बार आप लाइक इस वीडियो को जरूर करें अगर आपको पसंद आया तो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, अलग अलग गैसेस स्टेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय।